अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल आप लोगों को। मैंने इस जो लाइव है उसके ऊपर जो मैंने शीर्षक में जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए पहले। और ये 12 मिनट का ऑडियो है, इसको सुनने की जहमत उठाएं, जरा शांति से, जल्दीबाजी से कमेंट ना करें। त्रिपाठी, आप देख रहे हैं फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिमोनेटाइजेशन हिट या मिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 8 नवंबर आप लोगों को याद होगा, 8 नवंबर 2016 जब 8 बजे शाम को मोदी जी आए और नेशनल टेलीविज़न पे उन्होंने कहा कि दोस्तों मित्रों, आज से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट जो हैं वो इलीगल हो गए। आज से वो करेंसी इलीगल हो गई, डिमोनेटाइज हो गई 12 बजे के बाद से। और उसके बाद देश में क्या हुआ वो आपको भी याद होगा। तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ इसके बारे में। मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लिखा भी है। मैंने डिमोनेटाइजेशन होने के 2 महीने के बाद एक आर्टिकल लिखा था, डिटेल डिमोनेटाइजेशन हिट और मिस। और फिर डिमोनेटाइजेशन की एक फर्स्ट एनिवर्सरी कंप्लीट होने पे मैंने एक और आर्टिकल लिखा था इसके बारे में। आज मैं इस पे पहली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय बीत गया है और इलेक्शन सर पे हैं और डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इवेंट था जो मोदी सरकार ने किया, तो उसके बारे में ज़रूरी है कि एक वीडियो बनाई जाए। और हाल ही में, इनफैक्ट कल ही की बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी ने डिमोनेटाइजेशन को ही लेके कि कितना बड़ा वो स्कैम था, उन्होंने एक बड़ी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें काफ़ी खुलासे करे। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, 8 नवंबर को ये हुआ। अच्छा, अब ऐसा है, 86% ऑफ टोटल करेंसी जो थी, जो सर्कुलेशन में थी, वो थी ये 500 रुपये के नोट और 1000 रुपये के नोटों को लेकर। ठीक है, इनको किया गया डिमोनेटाइज ताकि ये सारा करेंसी बैंकिंग चैनल्स में आ जाए। ये टोटल करेंसी की वैल्यू थी दोस्तों 15,44,000 करोड़ रुपए की, जो कि बैंकिंग चैनल्स में वापस आनी थी। उस समय जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो कहा जाता था कि करीब 30% इस 15,44,000 करोड़ के, 46% के 30% लगभग एक्सपेक्टेड थे कि ये ब्लैक मनी था जो कभी बैंकिंग चैनल में वापस नहीं आएगा, जो लोग अपना बोरे में गाड़ वाड़ के कहीं कहीं रखे हुए थे, बैंकिंग चैनल में वापस नहीं आएगा। ये एक्सपेक्टेशन थी। जैसे जो लोग अपना बोरे में गाड़ वाड़ के कहीं कहीं रखे हुए थे, बैंकिंग चैनल में वापस नहीं आएगा, ये एक्सपेक्टेशन थी। जैसे हुआ ये, जैसे मामला आगे बढ़ा तो फाइनली पाया गया कि डिमोनेटाइजेशन के कुछ चंद महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर 15,31,000 करोड़ आरबीआई के अकॉर्डिंग पैसा वापस आ गया। ये करेंसी वापस आ गई। तो मतलब बची सिर्फ 13,000 करोड़ करेंसी बची जो कि बैंकिंग चैनल में वापस नहीं आई। तो पहली बात तो ये जाने, जो 30% के आंकड़े थे ब्लैक मनी जो नहीं आएगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 13,000 करोड़ सिर्फ बचे, बाकी सारे करेंसी वापस बैंकिंग चैनल में आ गई। अब अगली बात आप जाने, ये 13,000 करोड़ में 3,300 करोड़ तो नेपाल ने डिक्लेयर किए कि उनके पास रह गए और डिमोनेटाइजेशन का जो जब तक करेंसी एक्सचेंज आप करा सकते थे वो पीरियड ख़त्म हो गया। हाँ, तो वो 3,300 करोड़ नेपाल में नष्ट हो गए। उसके अलावा हमारे टेम्पल्स में एस्टिमेट किया जाता है, बहुत से टेम्पल्स में दान पात्र में डाल के जो पैसा डाला जाता है, उसमें एस्टिमेट किया गया कि करीब 3,000 करोड़ इन टेम्पल्स में रह गए जो कि कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो ये 6,300 करोड़ का अगर आंकड़ा हम लोग हटा लें तो बचते हैं करीब 6,500 करोड़, जो कि कहा जा सकता है बैंकिंग चैनल में वापस नहीं आए, जो शायद ब्लैक मनी था जो वापस नहीं आ पाया, तो वो नष्ट हो गया। तो ये पूरी एक्साइज, ये पूरा रिटर्न ऑफ 15,44,000 करोड़ की ये पूरी डिमोनेटाइजेशन एक्साइज करने में इवेंचुअली 6,000 करोड़ का ब्लैक मनी रहा नेट। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया था ये डिमोनेटाइजेशन करने पे टेरर फंडिंग पे बहुत भारी फ़र्क पड़ेगा, तो पाया गया कि विद इन मंथ्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन टेररिस्ट अटैक्स वगैरह हुए, उसमें कुछ कमी नहीं आई। एंड बारिंग 2-3 महीने जैसे बीत गए, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, कोई ज़्यादा खास कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
उसके बाद कहा जाता है कि ये डिमोनेटाइजेशन से कैश, ये जो सिस्टम में कैश यूज़ ज़्यादा ओवर यूज़ होता है, उसके जगह पे हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करेंगे। तो पाया गया विद इन 4 months ऑफ डिमोनेटाइजेशन वी वर बैक टू यूजिंग कैश। सिर्फ जब डिमोनेटाइज किया गया था क्योंकि कैश की कमी थी, तो सारी दुनिया ये पेटीएम और ये क्या क्या कैशलेस तरफ चले गए। 4 महीने के अंदर इंडिया वॉज बैक टू यूजिंग कैश, कैश वॉज किंग। तो ये इकोनॉमी जो है कैशलेस हो जाएगी, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, ये सब भी होक्स पाए गए, सब बेकार पाए गए। 4 महीने के अंदर सब इट ऑल फेल फ्लैट। अच्छा, फिर आंकड़े आए, सरकार ने कहा कि टैक्स पेयर्स का इंक्रीज हुआ है 2016-17 में, डिमोनेटाइजेशन के बाद 14% टैक्स पेयर्स बढ़े हैं। तो मोदी सरकार ने कहा कि ये तो बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए। लेकिन दोस्तों, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये कुछ अनयूजुअल नहीं था। 2013 में भी इसी प्रकार के टैक्स पेयर्स इंक्रीज, इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो टैक्स पेयर इंक्रीज इसी प्रकार से होते रहते हैं, कभी 8%, कभी 12%, कभी 14%, कभी उससे भी ज़्यादा। तो इसमें भी कुछ नया नहीं हुआ। अब बात करते हैं जरा थोड़े मेजर नेगेटिव्स के कि क्या क्या हुआ। देखिए, ये जो डिमोनेटाइजेशन पूरा एफर्ट था, इस चक्कर में इकोनॉमी को 1,28,000 करोड़ का इमीडिएट नुकसान हुआ विद इन 50 डेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। क्योंकि जितने स्मॉल मीडियम टर्म बिजनेसेस थे दोस्तों जो कैश में काम करते थे, इंक्लूडिंग हमारा फार्मर जो कैश में परचेज सेलिंग करता था, उन सब का बिजनेस हर्ट हुआ, जिस कारण से 1,28,000 करोड़ का 50 दिन के डिमोनेटाइजेशन के अंदर इकोनॉमी में नुकसान हुआ। 4 महीने डिमोनेटाइजेशन के अंदर 15 लाख लोगों की जॉब्स चली गई। ये दूसरा आंकड़ा समझिए, 15 लाख जॉब्स वर लॉस्ट विद इन 4 months ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तीसरा आंकड़ा सुने, जीडीपी, हमारी जीडीपी ग्रोथ में लॉस हुआ 2.2% का। जीडीपी आपको पता है 6%, 7%, 8%, 9% तक ग्रो करती है। जीडीपी में ग्रोथ लॉस हुआ विद इन 4 months ऑफ डिमोनेटाइजेशन 2.2% का। दैट इज ह्यूज दोस्तों, 2.2% जीडीपी ग्रोथ लॉस हुआ विद इन 4 months ऑफ डिमोनेटाइजेशन। और जैसे मैंने पहले बताया 1,28,000 करोड़ का लॉस हुआ विद इन 50 डेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, अब मैंने पहले आपको बताया कि नेट कितना ब्लैक मनी फाइनली जो है डिस्ट्रॉय हुआ, हाँ, ब्लैक मार्केटर्स का 6,000 करोड़ के करीब। अब सुने ये वाला आंकड़ा दोस्तों, ये जो नए जो नोट प्रिंट किए गए 500 के और 2,000 के, इन नोटों का टोटल प्रिंटिंग जो कॉस्ट आया, नए नोट भी देखिए कागज़ के बनते हैं, इंक आती है, प्रेस में बनते हैं, आरबीआई छापती है वगैरह वगैरह। इन नए नोटों को प्रिंट करने का कॉस्ट पड़ा सरकार को 21,000 करोड़ का। दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, 21,000 करोड़ का। तो 6,000 करोड़ का आपने वहाँ ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी को नष्ट कर दिया अपने पूरे एक्साइज में, लेकिन 21,000 करोड़ आपने लगा दिए नए नोट छापने में। अच्छा दोस्तों, ये डिमोनेटाइजेशन के समय 150 लोगों की डेथ हो गई लाइन में लगने के कारण से, या तो इमरजेंसी केसेस में अस्पताल में जहाँ पे कैश नहीं एक्सेप्ट हो रहा था और शुरू में डिफ़िकल्टीज़ थी, गवर्नमेंट ने डिक्टेट ठीक से नहीं इशू किए थे, जिस कारण से हॉस्पिटल्स बदमाशी कर रहे थे, लोगों की डेथ हो गई। ओवरऑल 150 लोगों की डेथ हो गई डिमोनेटाइजेशन के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली के कारण। अच्छा, बहुत सी, इसका फिगर्स नहीं है, लेकिन इलेक्शन आपको याद होगा नवंबर में हुआ था। नवंबर दिसंबर मेजर नॉर्थ इंडिया में तो खास करके शादी का सीज़न होता है, कुछ ऐसी डेटें होती हैं इन दिनों, हाँ, मुहूर्त ऐसा निकलता है जहाँ हज़ारों 20-20 हज़ार शादियाँ एक दिन में होती हैं। और ये डिमोनेटाइजेशन के कारण हज़ारों शादियों का नुकसान हुआ, शादियाँ कैंसिल हो गई, हाँ, और लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। अच्छा, फिर मैं बताना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, हालांकि इलेक्शन कल से शुरू हो रहे हैं, 23 मई को देखते हैं क्या होता है, प्रधानमंत्री रहते हैं नहीं रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मित्रों, आप 50 दिन मुझे दीजिए
ये डिमोनेटाइजेशन की सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी और लॉन्ग टर्म देखिएगा क्या फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ मोदी जी ने कहा था हैंग मी, चौराहे पे खड़े करके मुझे हैंग कर देना, मोदी जी के वर्ड्स थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। इस किस्म के वायलेंट लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये मोदी जी के वर्ड्स थे। 50 दिन बीत गए और डिमोनेटाइजेशन में कितनी दिक्कतें लोगों को हुई और क्या लॉन्ग टर्म उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो सबके सामने है, आगे और बात करते हैं। लेकिन बहरहाल मोदी जी का ये डायलॉग था। अच्छा, अब दोस्तों ये भी याद रखिए कि जो नए नोट छापे गए 500 के और 2000 के, ये नोट डिफरेंट साइज़ के थे। तो अब तक जो प्रेस में छपते थे नोट्स, आरबीआई की प्रेस में, प्रिंटिंग मशीन में, वो एक साइज़ के होते थे। ये जो नोट थे ये छोटे साइज़ के हो गए। दे आर इक्वल टू, जैसे फॉरेन स्टैंडर्ड्स हैं, यूएस का डॉलर है, यूरोज है, उस साइज़ के ये नोट छापे गए, जिस कारण से हमारी जो एटीएम मशीन्स थी जो डिस्पेंस करती थी कैश, उनको भी रिकैलिब्रेट करा गया। हाँ, तो उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस आए। हाँ, ये बात भी जानना है जो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके आगे मैं बात करता हूँ। दोस्तों देखिए, ये बात शुरू से चलती आई है, बड़ी कॉमन सेंस लॉजिक की बात है कि 500 का अगर नोट है वर्सेस 100 रुपये का नोट, तो अगर ब्लैक आपके यहाँ, आपकी कंट्री में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो लोग अगर कैश में नोट बांट रहे हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, हाँ, तो वो 500 का नोट को कैरी करना ईजियर है, हाँ, दैन 100 रुपये का नोट, क्योंकि 100 का नोट फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको कैरी करना कम्बरसम होगा। 500 का नोट इजीली कैरी किया जा सकता है। इसी की तरह पहले 1000 का नोट होता था, तो उसके खिलाफ यही आर्ग्यूमेंट थी कि 1000 के नोट में करप्शन और बढ़ सकता है, क्योंकि सिर्फ आपको 100 नोट चाहिए, आपने किसी को 1 लाख रुपए की ब्राइब दे दी, तो 100 नोट तो जो है आप जेब में भी डाल के किसी को दे सकते हैं। वेराज 500 में 2 गड्डी आपको चाहिए होती है और 100 में आपको ऐसे 10 गड्डी लगती, बड़ा कम्बरसम हो जाता। तो इस कारण से ये हायर डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं, ब्लैक, जब आपको ब्लैक मनी के खिलाफ फाइट करना है, करप्शन के खिलाफ फाइट करना है, तो हमेशा, हाँ, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कहती हैं कि नोट की डिनोमिनेशन छोटी करती रहनी चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखिए $100 का हाईएस्ट करेंसी नोट होता है, उससे हायर नहीं होता है। हाँ, तो ये हमेशा बात की गई। और जब भी कभी किसी की इमेजिनेशन में भी सोचा गया कि डिमोनेटाइजेशन जैसी चीज़ की जाए, जैसा बोल्ड स्टेप लिया जाए, तो उसमें यही कहा गया कि अगर किया भी जाए तो कोशिश ये रहे कि जो हायर डिनोमिनेशन के नोट हैं उनको हम लोग गिरा के छोटा लाया जाए, उससे हम लोग ब्लैक मनी और करप्शन को फाइट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ हुआ क्या डिमोनेटाइजेशन में? 500 और 1000 के तो हिंदुस्तान में ऑलरेडी नोट्स थे, करप्शन रैंपेंट थी हमारे यहाँ, और डिमोनेटाइजेशन के बाद किया क्या गया, ये देखिए, यहाँ बिल्कुल उल्टा किया गया। 1000 के नोट कैंसिल किए गए। जब कैंसिल किए गए तो बड़ी एक खुशी थी कि चलो 1000 कैंसिल किए गए, 500 छापे जाएंगे वगैरह वगैरह। तो पता चला 1000 के जगह 2000 का एक नया नोट आ गया। तो आपको जो करना चाहिए था उसका ठीक उल्टा आपने किया। 1000 का नोट छोड़िए, आप एक 2000 का नोट ले आए। 2000 का नोट का मतलब है 50 नोट, इतना सा, वो 1 लाख रुपए हो गए। किसी को आपको ब्राइब देनी है, 50 नोट 2000 के आपने पकड़ा दिए, अपने टॉप पॉकेट पे रख लिए, आसान हो गया। तो इससे ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी, करप्शन और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक फ्लॉड पॉलिसी थी, फ्लॉड आइडिया। तो इससे ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी, करप्शन और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये एक फ्लॉड पॉलिसी थी, फ्लॉड आइडिया था। तो ये एक बात मैं कहना चाहता था। अच्छा, अब देखिए ऐसा है, हाँ, यहाँ पे और नेगेटिव्स की बात हो रही है कि कितना, देखिए, फॉल्टी प्लानिंग थी, कितनी फॉल्टी विजन थी। मैं इसको हमेशा लगातार कहता हूँ, ये बहुत ही एक ब्रिलियंट आइडिया था, बोल्ड आइडिया था, जिसकी एग्जीक्यूशन और प्लानिंग इतनी वाहियात, इतनी ख़राब थी, जिस कारण से ये पूरी तरीके से आइडिया ये फेल कर गया। हाँ, और देश ने सफ़र किया, जिस कारण से शायद कल से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं, 23 मई को रिजल्ट आए, बहुत बड़ा कारण होगा ये डिमोनेटाइजेशन, मेरा मानना है, मोदी जी का इलेक्शन लूज़ करने का। आते हैं क्यों, देखें, हिंदुस्तान में कहावत रही है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, पिक्चरों में डायलॉग भी बोला जाता है
यहाँ 100 में है 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। इट इज़ वेल नोन। इंडिया करप्शन इंडेक्स में बहुत हाई आती है। इंडिया इज़ अ वेरी वेरी करप्ट कंट्री विदाउट अ डाउट। इनफैक्ट उसी करप्शन का को बीट करने के लिए, ब्लैक मनी को बीट करने के लिए डिमोनेटाइजेशन टू बिगिन विद इस तरीके का स्टेप लिया गया। अच्छा, इस बैकग्राउंड में इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि प्लानिंग और विजन इतनी ख़राब थी कि आप ब्लैक मनी और करप्शन को बीट करने के लिए डिमोनेटाइजेशन जैसा स्टेप तो लेते हैं, हाँ, लेकिन आपकी विजन में आप ये भूल जाते हैं कि जब आप इस किस्म की इमरजेंसी, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये जो मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016 को अनाउंस किया, दिस वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन इमरजेंसी। ही एक्चुअली डिक्लेयर्ड अ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द नेशन। जी हाँ, भाजपा सरकार और मोदी जी ने हिंदुस्तान पे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करी 8 नवंबर 2016 को। बहुत लोग इसको डिमोनेटाइजेशन नाम से रियलाइज नहीं करते हैं कि इट वाज एक्चुअली अ फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय मोदी जी। अच्छा, अब मैं आता हूँ, देखिए विजन इतनी खराब थी कि जब आपने इस किस्म का डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर किया तो सडनली इन दी नेक्स्ट 2 months द बैंकिंग सिस्टम एंड द बैंकर्स, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, became the most important people in the country all of a sudden। जितने प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स हैं उनमें जो बैंकर्स, उनका मतलब समझ लीजिए सिक्योरिटी गार्ड से लेकर टेलर से लेकर बैंकिंग मैनेजर तक, वो लोग इतने इम्पोर्टेंट हो गए। दे वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल इन इंडिया। हाँ, दे बिकेम सो इम्पोर्टेंट ओवरनाइट, उनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई। हाँ, अब ये देश जहाँ 100 में है 99 बेईमान, आपकी विजन लैक कर गई, जहाँ आपने ये नहीं रियलाइज़ किया कि सडनली प्राइवेट बैंकर्स, पब्लिक बैंकर्स को आप 2 महीने पीरियड के लिए यू विल मेक देम सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। हाँ, दे ऑल्सो कम फ्रॉम द सोसाइटी, द सेम सोसाइटी दैट इज करप्ट। दोज पीपल सडनली यू विल गिव देम सच इम्पोर्टेंस, हाँ, without doing any homework, without having an overseeing operation, without having any infrastructure to oversee what's going on in these banks. As a result, what we all saw was an epic disaster. आपको भी दोस्तों याद होगा उस समय बैंक्स का क्या हिसाब किताब चल रहा था और कैसे बैंकों के शटर 3:30 बजे दिन में डाउन होते थे, और शटर डाउन होने के बाद अगर वहाँ पे आप 1 घंटे दूर जरा खड़े रहें और कैमरा फ़ोन अपना लगा दें तो आप रियलाइज़ करेंगे हर 5 मिनट में एक एयर बैग लेकर कोई निकलता था या लेकर कोई जाता था, और ये चीज़ें चलती रहती थी शाम तक, रात तक। तो ये कैसे होता था? वट एवर हैपन टू डिस्क्रिमिनेशन, वट एवर हैपन टू राइट टू इक्वालिटी, कि 3:30 तक पब्लिक तक, आम आदमी को के लिए तो शटर बंद कर दिया गया उसके करेंसी एक्सचेंज के लिए, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े एयर बैग्स में कौन साहब लोग फॉर्च्यूनर कार में और BMW कार में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे और एयरबैग लेके, क्योंकि उनकी साठगांठ होती थी प्राइवेट बैंक्स के मैनेजर, सरकारी बैंकों के मैनेजर वगैरह वगैरह से। उस समय तो ऐसा हो गया था, टेलर्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए थे, उनका एटीट्यूड ही अलग हो गया था। इवन बैंक का जो गार्ड सामने होता था उसकी सडनली इतनी इंपॉर्टेंस हो गई थी, किसको घुसने दिया जाए किसको नहीं, भीड़ होती थी बैंकों के बाहर। आई मीन इट वॉज एन एब्सोल्यूट केओस। इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी। वो देश जहाँ 100 में है 99 बेईमान, वहाँ मोदी जी ने ये नहीं रियलाइज़ किया कि ये जो बैंक्स हैं और बैंकर्स हैं ये भी तो सोसाइटी से आते हैं, उसी करप्ट सोसाइटी से। इनको 2 महीने आपने इतना पावर दे दिया कि क्या क्या लेन देन हुई, इट इज़ वेल नोन। हाँ, उस समय मार्केट में कहा जा रहा था कि 70, 30, 85, 15 चल रहा था, इस किस्म का रेट चल रहा था कि पुरानी करेंसी लाइए 85 दीजिए तो आपको 100 करेंसी दीजिए और आपको 85 रुपये नई करेंसी के वापस मिलेंगे। और क्योंकि भीड़ थी, लोग बुझा नहीं पा रहे थे, करेंसी एक्सचेंज नहीं कर पाए थे, 3:30 के बाद एयर बैग्स में काला धन आ रहा था और साठगांठ थी बैंकिंग मैनेजर्स के साथ और लोगों का काम हो रहा था। इस किस्म की चीज़ें हो रही थी। इट इज़ वेल नोन, ऑलमोस्ट सारे बैंक से कर रहे थे, जिसके बारे में कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ। इट वॉज अटर केओस। अब देखिए, एक बार ये बैंक्स का 2 महीना बीत जाता, उसके बाद नया काम, नोट जैसे, क्योंकि नोट तो थे नहीं मार्केट में, फिर नोट वगैरह छपे। हाँ, उसके बाद आप देखिए कि जैसे नेक्स्ट ईयर आ जाता, मार्च 31 क्रॉस करता 2017 का, और लोगों की टैक्स रिटर्न फाइल होती, वहाँ से इनकम टैक्स के बाबू लोग, इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर, ITO से लेकर अपवर्ड,
these people, now again the income tax department again stems from the same society we come from, that same society जहाँ 100 में है 99 बेईमान. Income tax department is a department which is unfortunately it is infamously known to be a highly corrupt department. उस डिपार्टमेंट को नंबर 2 बैंक्स के बाद अब आप उसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो क्योंकि आपने कुछ नहीं डाला. What about the fact that इनकम टैक्स जब लोग रिटर्नें फाइल करेंगे, ये धन वगैरह में इनकम टैक्स के ITOs, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह ये रिटर्न वगैरह चेक करेंगे, नोटिस भेजना आपको शुरू करेंगे, तो सडनली आपने अज्यूम कर लिया कि ये लोग पायस लोग होंगे, बड़ी इंटेग्रिटी और बड़ी ऑनेस्टी से काम करेंगे, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज इनफेमसली नोन टू बी अ हाईली करप्ट डिपार्टमेंट. तो आपने वहाँ रियलाइज़ किया कि कितने लोगों को नोटिस इशू होंगे और फिर नोटिस इशू होने के बाद जो हरासमेंट होती है और बाकी जो लेन देन चलता है, जो चलते आया है, वो कितना ज़्यादा हाई स्तर पे बढ़ जाएगा. उसके बारे में भी गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ओवरस्विंग नहीं था. सडनली द गवर्नमेंट अज्यूम दैट द बैंकर्स विल एक्ट वेरी एफिशिएंटली एंड वेरी ऑनेस्टली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल सडनली बिकम एन ऑनेस्ट डिपार्टमेंट, विल एक्ट एफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली. What nonsense, utter nonsense. अच्छा, अब दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर इसमें अच्छी विजन होती, अच्छी प्लानिंग होती, तो 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत थी जो मैंने जिसके बारे में लिखा है पहले. पहली चीज़ तो जैसे मैंने कहा कि 500, 1000 का नोट कैंसिल करके आपको 100 के नए नोट छापने चाहिए थे. 2000 का नया नोट और 500 का नया नोट का कोई पॉइंट नहीं था. दिस इज द फर्स्ट थिंग. अगर डिमोनेटाइजेशन करना ही था तो हाई करेंसी नोट को आप उड़ा देते, 100 पे ले आते. नेक्स्ट, आपको क्या करना चाहिए था? दिस कुड हैव ऑल बीन प्लान्ड सो इजीली, सो मच बेटर. आप साल भर पहले नए 100 के नोट छापने शुरू कर देते, लेकिन उसको सर्कुलेशन में नहीं लाते, तो भी तो आपकी सीक्रेसी मेंटेन रहती. आरबीआई से लेकर किसी को पता नहीं चलता, किसी को नहीं पता चलता. आप सीक्रेसी की बात करते हैं ना कि हमें इसको सीक्रेट रखना था वरना ये हो जाता, वो हो जाता, इस कारण से ये हुआ. तो आप इसको साल भर पहले 100 के नए नोट छापना शुरू कर देते, सेम कैलिब्रेशन के, सेम साइज के, लेकिन नए नोट. और वो 100 के नोट आप 16 लाख करोड़ करेंसी बराबर आप छाप देते. क्या दिक्कत थी? वो आप छापते आराम से 1 साल तक. किसी को भी सिस्टम में जिसको पता चलता कि नए नोट छाप रहे हैं, वो यही पता चलता कि 100 के नए नोट आने वाले हैं. उसके अलावा किसी को नहीं भनक होती दूर दूर तक कि डिमोनेटाइजेशन होने वाला है. 100 के नए नोट छपने का मतलब ये नहीं है कि 500 का नोट, 1000 का नोट कैंसिल हो जाएगा. आप ये कर सकते थे. आपने 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन डिक्लेयर करी, आप साल भर पहले से 100 के नोट छापना शुरू कर देते और 15 लाख करोड़ बराबर जितनी ये टोटल करेंसी थी, 500, 1000 के नोट जो डिमोनेटाइज हुई, 15 लाख करोड़ बराबर आप 100 रुपए के नए नोट छाप देते. 8 नवंबर को आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते. 500 और 1000 के नोट आप कैंसिल कर देते और मार्केट में अगले दिन आप उतार देते ये नए वाले 100 रुपए के नोट. अगर आप ये कर देते और सेम साइज के करते, सारी तैयारी होती, तो ना एटीएम कैलिब्रेशन की प्रॉब्लम होती, नोट आपके ऑलरेडी छप चुके थे, तो नोट बैंकिंग सिस्टम में ओवरनाइट आ सकते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती और बैंकिंग सिस्टम में आ जाते. तो ये जो सारा ड्रामा जो हुआ, आपको याद होगा दोस्तों, लिमिट हो गई थी. 2000 रुपये से ज़्यादा आप नई करेंसी नहीं मिल सकती, फिर 4000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल सकती, फिर उसको बढ़ा के फाइनली जो है 20000 कर दिया गया. एटीएम से आप 4000 रुपये से ज़्यादा निकाल नहीं सकते थे. इस किस्म की जो बंदिशें लगाई गई जो कि टोटली गैर कानूनी थी, टोटली गैर कानूनी. क्योंकि देखिए, आप जो नोट रखते हैं, आप कोई भी नोट रखते हैं दोस्तों, ये नोट ले लीजिए, नोट में लिखा होता है, हर नोट में लिखा होता है, गवर्नर का साइन होता है, नोट में लिखा होता है प्रॉमिस टू पे द बेयरर. हर नोट में लिखा होता है प्रॉमिस टू पे द बेयरर. तो वॉट एवर हैपन टू, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड द बेयरर ऑफ द करेंसी, दैट जो उसको पेमेंट होगी. बैंकिंग रेगुलेशन तो हर किस्म का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वायलेशन हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन हुआ. आपने कानूनों का उल्लंघन किया. आप देखिए, बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस लॉस हो गया कस्टमर का. कस्टमर बैंक में अगर पैसा डालता है तो वो जानता है उसका पैसा महफूज है, वो जब चाहे अपना पैसा निकाल सकता है. अपना पैसा उसको कंप्लीट राइट होता है, अपने पैसे पे पैसे को निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, जो चाहे कर सकता है.
सडनली आपने ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय, डिमोनेटाइजेशन के समय, आपने कस्टमर का कॉन्फिडेंस ही आपने ब्रेक कर दिया बैंकिंग सिस्टम में, कि सडनली कस्टमर का पैसा, उसका खुद का पैसा, लेकिन वो निकाल नहीं सकता है, उसमें आपने लिमिट लगा दी। कितना वो डिपॉजिट कर सकता है, उसमें आपने लिमिट लगा दी। हाँ, तो आप यू वेंट कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्ट्ररी टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एवरी बैंकिंग लॉ, कॉन्ट्ररी टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्ररी टू ऑडी ऑल्टर एंड पार्टन हियर बोथ द साइड्स। आपने किसी को पता ही नहीं चलने दिया, आपने मौका ही नहीं दिया। दूसरी तरफ बिना पूछे इस किस्म का आपने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, और कस्टमर का पैसा उसका पैसा है, इट इज हिज मनी, ही हैज राइट ओवर इट। हाँ, उस पर आपने रिस्ट्रिक्शंस डाल दी। इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन तो बैंक्स कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन आपने कर दी। 2 महीने तक ऐसी रिस्ट्रिक्शंस रही जो कंप्लीटली इलीगल थी, कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, लेकिन आपने किया। अगर आपकी प्लानिंग बेटर होती और ये 100 के नोट, आप 15 लाख नोट छाप चुके होते, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आप डिमोनेटाइज करते, 500 1000 का कैंसिल कर देते, लेकिन ऑल्टरनेट होता, अगले दिन कस्टमर का काम वैसे ही चलता। 100 के नोट बस मार्केट में आ जाते, वो 100 का नोट निकाल सकता, कोई इस प्रकार की लिमिटेशन नहीं इम्पोज करनी पड़ती। एज अ रिजल्ट किसी बैंकिंग लॉ का उल्लंघन नहीं हुआ होता, क्योंकि ये हो सकता है। हाँ, आप नोट्स की डिनोमिनेशन कैंसिल कर सकते हैं, पुराना नोट कैंसिल कर सकते हैं, नया नोट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन ये करना कि रिस्ट्रिक्शन होगा, इतना ही विड्रॉल होगा, इतना ही डिपॉजिट होगा, ये इलीगल था। ये मोदी सरकार ने किया इस समय। तो यही मैं कह रहा हूँ, प्लानिंग में बहुत ही खराबी थी। और अगर ये इस तरीके से करते तो भी कोई नहीं, किसी तरीके से इनकी सीक्रेसी अंडरमाइन नहीं होती अगर इस तरीके से प्लानिंग होती। हाँ, अच्छा, फिर मैं दूसरा तीसरा जो बात बताना चाहता हूँ वो ये, अगर ये लोग इस किस्म की प्लानिंग करते, उसी के साथ साथ ये लोग साल भर पहले ये आइडेंटिफाई कर सकते थे ब्यूरोक्रेसी में। हाँ, पीपल ऑफ इंटेग्रिटी, पीपल ऑफ ऑनेस्टी, कम लोग हैं लेकिन फिर भी उनको ढूंढा जा सकता था, जिनकी एक टीम तैयार हो सकती थी। हाँ, बिल्कुल सीक्रेसी सर्कमस्टांसेस में टीम को बताया नहीं जाता किस लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता ऑल ओवर इंडिया से, जो इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, जिनकी रेपुटेशन इंटैक्ट है, अच्छी रेपुटेशन है, इम्पेकेबल रेपुटेशन है, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड, उनके साथ उनकी एक टीम बन सकती थी। हाँ, जिस टीम को जो है वाइल मेंटेनिंग, मतलब सटली उनको तैयार किया जा सकता था, जिस टीम का बस काम ही यही होता कि जिस दिन डिमोनेटाइजेशन आपने डिक्लेयर किया, उसके आने वाले 2 महीने तक ये टीम ओवरसी करती हर ये बैंक का काम। हर बैंक में एक टीम का अफसर जो है वहाँ बैंक में एक्चुअली डिप्लॉय होता 2 महीने पीरियड के लिए, जिसका सिर्फ ये काम होता जस्ट टू ओवरसी कि बैंक्स में कुछ धांधलेबाजी नहीं हो रही है। वो तो हुआ ही नहीं। बैंक्स तो, प्राइवेट बैंक्स तो, उनकी तो पूरी पार्टी चल रही थी, कुछ भी हो रहा था उस समय। सारी इतिहास का मतलब सारी दुनिया को पता है, कितने बैंकिंग मैनेजर्स, कितने बैंकिंग टेलर्स ने कितना पैसा कमाया है, सबको पता है। बैंकिंग, कुछ बैंक्स में गार्ड्स वगैरह ने पैसा कमाया है जितना कभी देखा नहीं था। तो ये किस्म की चीज़ें हो सकती थी, हाँ, टू मेक डिमोनेटाइजेशन अ सक्सेस, लेकिन नहीं, प्लानिंग में कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। उसके अलावा इसी किस्म की चीज़ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 31 मार्च 2017 के बाद का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थोड़ी ओवरऑलिंग हो सकती थी साल भर के लिए। जो बेस्ट लोग थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो अबव बोर्ड लोग थे, ऑनेस्ट लोग थे, उन लोगों को जरा देखा जा सकता था एट अ सुपरवाइजरी लेवल। हाँ, उनको लाया जा सकता था वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस कारण से लोगों को, जब लोगों ने रिटर्न्स फाइल करी, लोगों को दिक्कतें हुई हैं, क्योंकि ये देश है 100 में है 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। लेकिन ये सारी चीज़ें लॉस साइट हो, कोई प्लानिंग नहीं थी मोदी सरकार की। और क्यों नहीं थी? इसी कारण से, क्योंकि ये मोदी जी की सरकार है और गिन के 2 4 5 लोग हैं, छठा आदमी नहीं, ये 5 लोग हैं जो सरकार चलाते हैं। इस किस्म के डिसीजन में तो 2 4 लोगों की का डिसाइड किया हुआ था, किसी और को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं गया। हाँ, अच्छा, अब मैंने जैसे कहा कि आप देखिए कानूनों का उल्लंघन था, मैंने बात करी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उल्लंघन था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन था। नोट कहता है वी प्रॉमिस टू पे द बेयरर, कैसे आपने रिस्ट्रिक्शन लिया है, पूरा बैंकिंग सिस्टम में आपने कॉन्फिडेंस लॉस क्रिएट कर दिया क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी। हाँ, अच्छा, अब देखिए देयर इज़ अ रीज़न वाई बड़े बड़े दिग्गज फाइनेंस सेक्टर वाले, बैंकिंग सेक्टर वाले, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स और बड़े लीडर्स ऑफ द कंट्री ने इसके बारे में ओपनली इसी कारण से डिमोनेटाइजेशन को कहा है कि फेलियर रहा है। लोगों ने स्कैम इसको कहा है बहुत बड़ा। जैसे मैं कह रहा हूँ, उस समय वेल नोन था
कि इनिशियली जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके पहले 15 दिन से 1 महीने तक रेट चल रहे थे मार्केट में, सबको पता था, सब्जी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक सबको पता था हाँ कि रेट चल रहे थे। पुरानी करेंसी लाइए और नई करेंसी, पुरानी 100 रुपये की करेंसी लाइए, 85 रुपये ले जाइए, 100 15, 100 70 30 85 15 इस किस्म के रेट चल रहे थे। ये क्या था रेट, ये क्या था आप ही बताइए। इट वाज अ स्कैम, व्हाट एल्स। और जो एयर बैग्स जा रहे थे आफ्टर शटर डाउन ऑफ एवरी बैंक, उसके बारे में क्या कहना है आप ही बताइए। फाइनली दोस्तों मैंने इसके बारे में लिखा भी है। चलिए डिमोनेटाइजेशन हो गया वगैरह वगैरह, अब डिमोनेटाइजेशन हिट हुआ या फेल, हिट हुआ या मिस, इसका सबसे बड़ा मापदंड 1 साल के बाद पता चलता। वेदर डिमोनेटाइजेशन वाज a hit or a miss would truly be known a year after demonetization। मतलब 8 नवंबर 2017 ऑनवर्ड्स पता चलता कि डिमोनेटाइजेशन कितना बड़ा हिट है या फेलियर है। और वो डिटरमिन होता, किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, किसी बेसिक एक स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से पूछ लीजिए, वो कैसे पता चलता कि आप बैंकिंग सिस्टम में 15 लाख करोड़ ले आए तो हमारे बैंक्स के पास पैसा आ गया, तो इससे बैंक जो है क्या कर सकता है, अपनी लेंडिंग बढ़ा सकता है, लेंडिंग इंकरेज कर सकता है। वो लेंडिंग इंकरेज होगी तो जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे और बिजनेसमैन होंगे वो इंकरेज होंगे और लोन लेना, वो और लोन लेंगे तो और वो अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। क्या हुआ, हाँ यहाँ पे क्या हुआ 1 साल के बाद आप देखिए, हाँ सच्चाई क्या है, क्या बैंक्स के लेंडिंग रेट्स, माने जिस रेट पे, जिस दर पे बैंक लोन देता है, क्या वो लोन के रेट्स सब्सटैंशियली 1 साल बाद सिंस डिमोनेटाइजेशन कम हुए? जो लेंडिंग रेट्स 12% थे, क्या वो गिर के 9% 8% आए? जो 9% थे, क्या वो गिर के 7% आए? जो 19% थे, क्या वो गिर के 14% आए? हाँ, अगर ये हो जाता तो वाकई 1 साल के बाद मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टॉपर ऑफ इकोनॉमिक्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज समबडी हु इज वेल वर्स्ड विद इकोनॉमिक्स, हु अंडरस्टैंड्स इकोनॉमिक्स, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये हो जाता और लेंडिंग रेट सब्सटैंशियली माने 3% 4% गिरते तो जरूर डिमोनेटाइजेशन को लॉन्ग टर्म में देखा जाता तो उससे फायदा ही होता और इकोनॉमी जो है हमारी वो एक पॉजिटिव की तरफ इसको चर्न कर लेती। लेकिन क्या ये हुआ? सच्चाई है ये नहीं हुआ। The lending rates fell not even by 1 full percent, they fell by a few, 0.5%, 1/4%, 3/4%, 1%, कुछ नहीं लेंडिंग रेट गिरे। और नहीं गिरे इसी कारण से तो कोई फायदा, जो बैंकिंग चैनल्स में जो पैसा आ गया उसका कुछ नहीं हुआ, उस पैसे को यूज़ नहीं किया जा सका इकोनॉमी को फर्दर फ्यूल करने के लिए, उसको चर्न करने के लिए, पूरा पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए और लेंड करने के लिए, बिजनेसेस बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी में ऐड करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए नहीं कुछ हो पाया। यही सच्चाई। लेंडिंग रेट डिड नॉट फॉल by the extent they were expected to, and that's why this backfired, this demonetization backfired। मुद्रा लोन्स की सरकार बात करती है, 14,000 करोड़ मुद्रा लोन्स में दे दिए वगैरह वगैरह। आपको पता है जो एवरेज डिनोमिनेशन है ऑफ द लोन गिवन इज 50,000 रुपीज़। उस 50,000 रुपये में कौन क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है किसी की, आप ही बताइए। किसी का कौन मेजर बिजनेस लग जा रहा है जब टोटल जो एवरेज वैल्यू ऑफ लोन है वो 50,000 रुपये का है। तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं समाप्त करूँगा। ये थी मेरी व्यू दोस्तों। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एज आई मेंटेन, आई एम रिपीटिंग एंड रिटरेटिंग इट, डिमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन था मोदी सरकार का, भाजपा का, वो एक एपिक फेलियर रहा, वो एक जाइगैंटिक डिज़ास्टर रहा। और हाल ही में कल ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है जिसमें उन्होंने इसका स्कैमफुल एस्पेक्ट पे भी वो गए हैं, जो कि अक्सर स्टोरीज आती रही हैं कि हु न्यू बिफोर हैंड, क्या किसी को पता था, जिसमें नाम आते हैं काफ़ी बड़े बिजनेस हाउसेस के वगैरह वगैरह। तो कल इस पे कपिल सिब्बल जी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है
ऊपर आप आई बटन पे देखें तो मैं उसकी लिंक डाल रहा हूँ, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। आई बटन पे ऊपर क्लिक करें तो जिसमें देयर इज़ अ स्कैम साइड ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन विच इज़ ऑल्सो being alleged. It is being alleged by Mr. Kapil Sibal and the Indian National Congress, और इस किस्म के अफवाह भी अक्सर उड़ते रहे हैं। तो ये सारा कुछ देखते हुए नेट demonetization was an epic failure. It was a financial emergency that was wrongly imposed on the people of India by the Modi government. It was an extremely ill-planned, very badly executed, I would say a great idea, but very ill-planned, lacking a vision and very badly executed. And as a result, it fell flat. And the results are there to see. और फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुपम त्रिपाठी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साथ ही अनिल भारती। We have Anupam Tripathi, who's a lawyer and a consultant and an advocate with the Supreme Court. He's also an animal rights activist and और अनुपम त्रिपाठी जी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। Anupam Tripathi, lawyer and animal rights activist, joining us in our studio. Now we have another advocate who's joining us all the way from Delhi, Anupam Tripathi. Anupam, thank you so much for taking your time and joining us on this heated argument that we are having with regard to animals and their rights. इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी जी, पशुओं के अधिकारों की बात ये रखते हैं सामने, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपकी। के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम त्रिपाठी, जो कंज्यूमर लॉयर हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। Things in perspective. First and foremost, cattle includes cow, bulls, and buffaloes. Yes. Right. So what this new regulation or rule does is that it prevents the slaughter of cow, bull, and buffalo. Yes. In a marketplace where they are brought in for purpose of agriculture. Right. Meaning cows and female buffaloes are brought in for purpose of milk, and the bulls and male buffaloes are brought in for logging. Right. So what this rule basically has banned is that you bring them in for agricultural use, you cannot put them to slaughter. Right. सबको अपना कहना
प्यार करे, सब प्यार करे, सब भारत का सिंगार करे, सब प्यार करे, सब प्यार करे, सब भारत का सिंगार करे, सब भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। रस्मों में और रिवाजों में, धर्मों में और समाजों में एकता का रंग रचाएंगे, बस प्यार की धूम मचाएंगे, पूरे होंगे सबके सपने, बन